अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क की सियासत में साबिक चीफ जस्टिस, साबिक खातून अव्वल और साबिक वजीर खजाना समेत दीगर अहम शख्सियात की ऑडियो लीक सामने आने के बाद ये सिलसिला अब तक जारी है और अब मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत मुतअद्दिद सीनियर हुकूमती रहनुमाओं की जो मुबैना ऑडियो लीक सामने आई हैं, इसने मुल्क की सियासत में खलबली मचा दी है। पिछले 24 घंटों में अब तक वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सीनियर वफाकी वुज़रा की जाती और सरकारी मीटिंग्स में होने वाली गुफ्तगू की कम अज कम 6 मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी हैं और इन ऑडियो रिकॉर्डिंग ने मुल्क की कौमी सलामती और रियासती इदारों की अहलियत पर संगीन सवालात उठा दिए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वजीर आजम हाउस बग्ड है? क्या मुल्क का सबसे आला सरकारी दफ्तर गैर महफूज है जहां रियासत के अहम पॉलिसी फैसले लिए जाते हैं? ये सवाल अहम है कि क्या वजीर आजम हाउस में होने वाली बातों को रिकॉर्ड करके ये ऑडियोज जानबूझकर लीक की गई? क्या जो शख्स या इदारा सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था और जहां ये सारा डेटा महफूज था, उसका सर्वर ही हैक हो गया, जिसकी वजह से हैकर ने ये ऑडियोज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फरोग के लिए अपलोड कर दी? या फिर ये मामला किसी गैर मुल्की मदाखलत का नतीजा है? ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर वजीर आजम हाउस बग करके रिकॉर्डिंग की गई और लीक की गई या डिवाइसेस हैक करके हासिल की गई और लीक की गई, दोनों सूरतों में यह बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है और इदारों की अहलियत पर सवाल उठाती है। पिछले 24 घंटों में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई हैं, उनमें से एक ऑडियो में वजीर आजम शहबाज शरीफ मुबैना तौर पर एक सरकारी अफसर से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वो सरकारी अफसर बता रहा है कि मरियम नवाज ने उन्हें भारत से उनके दामाद राहिल मुनीर को प्लांट दरामद करने और उनकी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ग्रिड स्टेशन का काम दिया है। सरकारी अफसर वजीर आजम शहबाज शरीफ को समझाते हैं कि अगर भारत से प्लांट दरामद किया गया तो बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल आएगा, जिसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या उनका केस दिया, आप उसको देख लेना डॉक्टर। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे का तो दो काम होता है सर। एक उनका ग्रिड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रहीगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, दो काम बताए थे। पहला तो मैंने कहा ये मैं भी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना गेट स्टेशन बनाना पड़ेगा। वो एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर मैं चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अपना टर्की से आऊंगी, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियाँ साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें। ठीक। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद आज साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जलसे से खिताब में कहा है कि मुबैना ऑडियो से साबित हो गया है कि मरियम नवाज के दामाद ने भी पैसा बनाया है। अहम बात यह है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के एक रोज गुजर जाने के बाद भी वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब इस पर खामोश रही, मगर इमरान खान की तनकीद के बाद मरियम औरंगजेब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ऑडियो सबूत है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, ना ही किसी को कोई नाजायज फायदा पहुंचाया गया। भारत से बिजली का प्लांट इमरान खान हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। मरियम नवाज के दामाद से मुतल्लिक बातचीत के अलावा एक ऑडियो टेप में मुबैना तौर पर मरियम नवाज वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की शिकायतें कर रही हैं और कह रही हैं कि मिफ्ता हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इसे पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। अल्लाह करे इसाक डार वापस आ जाए। 207 पे जा रहा है, जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पे उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। और कंट्रोल है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है,
अगर he doesn't know what he's doing, इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स होंगे, इसको ये खतरनाक है हमारे लिए। अगर खतरा करे हमारा कोई डॉक्टर साहब आ जाए। मैंने बड़ी उस पर मेहनत की अंकल, और मैं कुछ 1 महीने से उस पर लगी थी। चुप करके कह रही थी ना करो ये। अभी तक उन्होंने उसका शासन का अच्छी जरूरी है कि हम उसको ऐसा सकते हैं तो देख कर नहीं अंकल उनको मना के लाना चाहिए। वैसे तो मरियम नवाज पब्लिकली भी मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज और फैसलों पर तनकीद करती रही हैं, मगर इस ऑडियो टेप में मरियम नवाज पीठ पीछे मिफ्ता इस्माइल को मसाइल की जड़ समझ रही हैं। और हैरानी की बात यह कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मरियम नवाज से इख्तलाफ करने के बजाय मरियम नवाज की बातों की तायीद कर रहे हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल खुद और दीगर नून लीगी वुज़रा ये कहते रहे कि मिफ्ता इस्माइल कोई फैसला खुद नहीं करते बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और पूरी हुकूमत की तायीद से करते हैं। और अहम बात यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी या इजाफे का जो फैसला होता है वो तो होता ही वजीर आजम का है, और इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं। मगर इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में सुना जा सकता है कि कैसे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल को मसाइल की जड़ करार दे रहे हैं। यानी जिस वजीर खजाना के फैसलों की बुनियाद पर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के दावे किए गए, हुकूमत ना सिर्फ उन्हें हटा रही है बल्कि पीठ पीछे उसके खिलाफ बातें भी कर रही है। इसके अलावा 2 और ऑडियो टेप्स हैं। एक में ये सुना जा सकता है कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ से बात कर रही है कि मुशर्रफ की वापसी के हवाले से मैटर को कैसे डील किया जाए, जबकि एक और ऑडियो में ये सुना जा सकता है कि काबीना के मुख्तलिफ रहनुमा शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस्तीफों से डील किया जाए। अहम बात यह है कि इन तमाम ऑडियो सुनने के बाद एक बात सामने आती है कि PMLN, जिस पर ये माजी में भी तनकीद होती रही है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं बल्कि एक फैमिली इंटरप्राइज के तौर पे काम करते हैं, ये बात इन ऑडियो से मजीद वाज़ेह हो जाती है। क्योंकि चाहे मुशर्रफ की वापसी का मामला हो, चाहे वजीर खजाना को हटाकर किसी और को लगाने का मामला हो, या फिर कोई कारोबारी मामलात हो, इनको किसी कैबिनेट में किसी और फोरम पर नहीं डिस्कस किया जा रहा बल्कि एक फैमिली मैटर के तौर पर डिस्कस किया जा रहा है, जहां पर एक चचा और भतीजी बैठ के इन चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं। इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पिछले 24 घंटों में जो ऑडियो लीक सामने आई हैं उससे वाज़ेह है कि पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी है वो ब्रीच हुआ है। मुबैना तौर पर ये तमाम ऑडियोज प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिकॉर्डिंग्स हैं। क्या कोई तहकीकात हुई है, पता चल सका है कि तमाम ऑडियोज PM हाउस की हैं और कैसे ये लीक हुई हैं? देखें जी, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी वीडियोज़ लीक हुई हैं या जिस किसी ने भी जो है वो इनको रिकॉर्ड किया है, तो इनसे जो है वो हमारी बेहतर गवर्नेंस का और फ्री और फेयर काम करने का जो है वो तसर जो है वो सामने आ रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज उस वीडियो में रिकॉर्ड होकर अदा हुए हैं उनसे भी सारी बात जो है वो वाज़ेह है। और जो हमारी गुफ्तगू हो रही है, हम जो 3-4 लोग मिनिस्टर्स बैठे हैं वहाँ पे, तो वो भी एक रूटीन की डिस्कशन है। और मेरा ख्याल है ये डिस्कशन जो है हमने वज़ीर आज़म हाउस के अलावा मेरे ऑफिस में 2 मरतबा हुई है, पार्लियामेंट लॉजेस में ये गुफ्तगू होती रही है, स्पीकर चैम्बर में भी इसी तरह से गुफ्तगू हुई है। अब ये कहाँ पे रिकॉर्ड हुई है अब इसका तो पता चलेगा, लेकिन मामला ये है कि इससे कोई ये नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो है वो सिक्योरिटी जो है वो ब्रेक हुई है या ब्रीच हुई है। देखें, आजकल जो है वो प्राइवेट फ़ोन्स भी और लोग भी ये फ़ोन जो है वो हैक कर लेते हैं। अगर हम वहाँ पे 5 लोग बैठे बात कर रहे हैं और हम में से किसी एक का फ़ोन जो है वो हैक है और वो वहाँ पे मौजूद है, तो वो सारी गुफ्तगू जो है वो सुनी जा सकती है। तो इसलिए ये तो इंक्वायरी में जाके पता चलेगा कि आया ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है या नहीं हुई। राना सनाउल्लाह साहब, ये आजकल थोड़ा सा केलम में है कि ये चीज़ें जो है ये आम हैं, तो इसलिए इनके ऊपर कोई इतना मेरा नहीं ख्याल कोई सीरियस नोट जो है वो होना या लेना चाहिए। राना साहब, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा हैरान हूं क्योंकि आप इस बात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि जो गुफ्तगू है वो डैमेजिंग नहीं है बल्कि नून लीग की अच्छी गवर्नेंस साबित करती है। राना साहब, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की गुफ्तगू है, इसमें प्राइम मिनिस्टर को सुना जा सकता है, वुज़रा को सुना है, ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है
और इस वक्त बात ये हो रही है कि बहुत सारा डेटा डार्क वेब पे पड़ा हुआ है। अगर ये गुफ्तगू है तो कुछ और सेंसिटिव गुफ्तगू भी हो सकती है, हमारी सिक्योरिटी मामलात के हवाले से गुफ्तगू हो सकती है। आप इसमें इत्मीनान का इजहार कैसे कर रहे हैं कि हमारी गुड गवर्नेंस साबित हो रही है इसमें? नहीं, तो इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो है वो गुफ्तगू जो है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। हो सकता है ये हमने जो बात की है वो पार्लियामेंट लॉजेस में जो की है या स्पीकर चैम्बर में बैठ के की है, वहाँ से वो रिकॉर्ड हुई हो। और दूसरी बात जो है ये वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है बिटवीन सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, तो हो सकता है वो उन्होंने जो है वो आम ऑर्डनरी फ़ोन पे बात की हो और वो फोन की गुफ्तगू नहीं है राना साहब, टैप हुआ हो। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी फोन की गुफ्तगू नहीं है, वो आमने सामने बैठकर बात हो रही है। देखें, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त जो इस सूरत हाल है, यानी ये मीडिया इक्विपमेंट्स की, कि आपका मेरा फ़ोन है कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर फ़ोन हैक हो जाए तो जिस तरह से कहा जाता है कि वो फ़ोन कहीं भी पड़ा हो तो वहाँ पे जो गुफ्तगू होगी वो रिकॉर्ड हो सकती है। तो हो सकता है, मैंने तो ये बात कही है कि हम में से जो लोग हम वहाँ पे मौजूद थे, हम में से हो सकता है कि किसी जो है वो हैक हुआ हो और वहाँ पे उसकी मौजूदगी में जब बात हुई तो वो बात रिकॉर्ड हो गई। अगर जो बात आप कर रहे हैं कि जी नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वहाँ पे किसी ने कोई आला फिट किया है या वो उसको बक किया है, तो अगर ऐसा है तो वाकई वो सीरियस मामला होगा। लेकिन इसको विदाउट इंक्वायरी, विदाउट प्रूफ तो हम सीरियस ना बनाएं इसको। राना साहब ये बात सिर्फ मैं अंदाजे के तौर पे नहीं कर रहा हूं, साबित होगी तो फिर इसका सीरियस नोट ले लेंगे। आपकी पार्टी के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि अगर इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर हाउस की इमारत सेफ नहीं है तो इसका मतलब मुल्क में कोई इमारत सेफ नहीं है। बाकायदा तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है, संगीनियत बताइए इसकी, और कहा है कि इसकी मुकम्मल तौर पे तहकीकात होनी चाहिए। तो एक तरफ वो वर्जन है आपकी पार्टी का और आप तो बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं कि कोई मामला ही नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ लोगों का फोन हैक हो या उनका फोन हैक हो तो उससे कोई मैटर नहीं करता। ये तो बड़ी रूटीन की बात होती है आजकल। देखें, मैं तो हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर किसी प्रोब या इंक्वायरी के नतीजे में ये बात साबित हुई कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वहाँ पे बात करना जो है वो महफूज नहीं है और वहाँ पे कोई इस किस्म का इंतज़ाम किसी ने भी किया है, मैं जो है वो किसी को नामजद नहीं करता, किसी ने भी किया है, तो वो वाकई एक सीरियस बात है। लेकिन इस बात को विदाउट प्रोब, विदाउट इंक्वायरी मान लेना या की करना जो है ये मुनासिब बात नहीं है। इसकी वजूहात और भी हो सकती हैं, जिसका कि एक का मैंने जिक्र किया है। राना साहब दोनों पे बारी-बारी बात कर लेते हैं। पहले तो ये बताइएगा, जो है वो वेट करना चाहिए और इंक्वायरी के नतीजे में जो बात सामने आए उसके ऊपर फिर इतना सीरियस होना चाहिए। तो राना साहब, माजी में तो एजेंसीज बग करती, फोन टैप करते रही हैं, आपको लगता है कि ये भी हो सकता है? आप कह रहे हैं कि फोन भी हैक हो सकते हैं, डिवाइसेस भी हैक हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई तहकीकात की है, पूछने की कोशिश की है जिन लोगों के नाम आ रहे हैं? मरीम नवाज साहबा की गुफ्तगू है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, वुज़रा हैं, कि ये जो उनकी गुफ्तगू थी ये कहाँ हुई थी? पार्लियामेंट लॉजेस में थी, किसी और जगह पे थी? क्योंकि तमाम कन्वर्जेशन में वजीर आजम तो है, उसमें शहबाज शरीफ तो हर कॉन्वर्जेशन में है, तो इम्कान इसी बात का है कि पीएम हाउस की ही हो। शहजाद साहब, आपने अब बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि अगर तो ये बात साबित हो प्रोब या इंक्वायरी के नतीजे में कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो बग था या वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग का कोई इंतज़ाम या कोई डिवाइस जो है वो मौजूद थी, तो वाकई फिर ये सीरियस मामला है और इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और अगर एक दूसरी सूरत हो सकती है जो कि मुमकिन तौर पे हो सकती है, जिसका मैंने जिक्र किया है, तो फिर एक और तरह का जो है वो एक्शन या और तरह की जो है वो एहतियात जो है वो ब्रुए का लाना होगी। तो इसलिए विदाउट एहतियात ऑलरेडी है नहीं, किसी तरफ भी लेके जाना जो है ये मुनासिब नहीं है। साहब, जब वजीर आजम बैठे हुए होते हैं तो हम देखते हैं कि अक्सर ब्रीफिंग्स में, मीटिंग्स में, खासतौर पे जो हसास नौइयत की होती है वहां पे फोन्स अलाउ नहीं होते, फोन्स को परे रख दिया जाता है ताकि फिर ये जो आप कह रहे हैं कि डिवाइसेस हैक हो जाती हैं, स्पीकर के थ्रू भी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो जाती है, ये वाले मामलात ना हो। और क्योंकि आप वजीर दाखिला, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि पूरी सिक्योरिटी जो है वजीर आजम हाउस की वो तो आपके अंडर आती है।
नहीं, इसमें ये बात मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करूँगा कि बाज़ मीटिंग्स में जब हमने कोई वाकई कोई ऐसी गुफ्तगू करनी हो जिसके मतलब हमें ये मालूम हो कि इसको जो है वो किसी तरह से ये जो है वो लीक या टैप ना हो जाए, तो उसमें ये इस बात की पाबंदी करवाई जाती है कि जी फ़ोन जो है वो बाहर रखें, या फ़ोन अगर किसी के पास है तो आप इसको पकड़ा दें। लेकिन अक्सर जो है वो क्योंकि एक फॉर्मल जो है वो बात हो रही होती है, और कोई ऐसी कोई सीरियस बात, जिस तरह से अब भी जिस बात जो ये बात अब ये ऑडियो लीक हुई है, तो बाज़ औक़ात या अक्सर औक़ात जो है वो इसको इतनी एहतियात से जो है वो इतनी एहतियात जो है वो रवा नहीं रखी जाती। तो ये दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी जो कि शुरू हो चुकी है, और इसके ऊपर जो है वो मामले को बड़ी बारीकी के साथ जो है वो इंक्वायरी शुरू हो चुकी है आप कह रहे हैं? लेकिन जब तक वो नतीजा नहीं आता उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतना जो है वो सीरियस हो जाना चाहिए। इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, ये आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी इस पर शुरू हो चुकी है? जी, इसके ऊपर मेरी इतला के मुताबिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया है, लेकिन क्योंकि वो कल तशरीफ़ ला रहे हैं वापस, तो मेरा ख़्याल है कि कल वो मशावरत करेंगे अपनी कैबिनेट के साथ, हमारे साथ भी, और उसके बाद मेरा ये ख़्याल है कि इसकी इंक्वायरी जो है वो एक ऐसी टीम से होनी चाहिए कि जिस टीम में तमाम हमारी जो एजेंसीज़ के लोग हैं जी। और बड़े हाई लेवल के लोग जो है वो होने चाहिए। और लेकिन राणा साहब, इसका मतलब वजीर आजम ने नोटिस लिया है, इंक्वायरी का आगाज नहीं हुआ है। आप खुद कह रहे हैं कि कल वो आएंगे, उसके बाद बैठेंगे, और आप कह रहे हैं कि उम्मीद की जाएगी कि तमाम एजेंसीज होंगी, तो मतलब इंक्वायरी का आगाज नहीं हुआ है, नोटिस लिया है वजीर आजम ने इस बात का भी? जी, ये अभी आज ही की तो बात है, ये कोई इतनी पुरानी बात तो नहीं है, और वज़ीर आज़म साहब जो है वो उन तक भी ये बात पहुंची है, तो मेरा ख़्याल है कि वो कल ही वापस आ रहे हैं। राणा साहब, अब तक आपका इत्मीनान इसलिए लग रहा है क्योंकि जो मवाद है जिस पर मैं आके बात करूंगा, आपके ख्याल में वो आपकी पार्टी के लिए और हुकूमत के लिए डैमेजिंग नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया पे इस वक्त ये बात चल रही है कि ये तमाम ऑडियोज जो कि 8 GB की हैं, सैकड़ों ऑडियोज हैं, वो डार्क वेब पे पड़ी हुई हैं और वो फरोख्त होने के लिए दस्तयाब हैं। तकरीबन $3.5 लाख के लिए कोई शख्स उसको बेचना चाहता है, तो उसमें पता नहीं और किस किस्म की गुफ्तगू हो। क्या इस बात का आपको पता है और आपको अंदाजा है कि इसकी संगीनियत कितनी ज्यादा हो सकती है पाकिस्तान के लिए? शहजाद साहब, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि ये सैकड़ों हों, इसमें कोई ऑडिट कर ले या कोई अपनी कारागरी करे तो मैं कह नहीं सकता, वरना ये सैकड़ों ऑडियो जो हैं इनको आप चलाया जाए या लीक किया जाए या सामने लाया जाए, अल्लाह के फजल से हमारा कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर हमें जो है वो शर्मिंदगी हो। हम वो काम करते ही नहीं हैं। हमने किसी से जो है वो हीरे की अंगूठियाँ ना मांगी हैं ना ली हैं, ना हमने 3 करात को 5 करात करवाया है, और ना हम इस किस्म की जो है वो चीज़ें लेके पॉलिसियाँ बदलते हैं, ना फाइलें साइन करते हैं। तो इसलिए हमें कोई इस बात की जो है वो फिक्र नहीं। जब हमने गलत किया ही नहीं है तो कोई कहाँ से बना लेगा जी? कहाँ से मैं जो है वो चीज़ को ले आएगा? बात ही नहीं कर रहा हूँ कि कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो जिसमें कोई करप्शन की मुबैना बात हो। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमने कोई अलकादर ट्रस्ट नहीं बनाया, नहीं मैं कोई 50 अरब रुपया हमने हजम नहीं किया, या गवर्नमेंट का हड़प नहीं करवाया 5 अरब रुपए की जो है वो प्रॉपर्टी बनी गाला में और जो है वो सहाबा तहसील में लेके, हमने कुछ नहीं किया। वेरी इंटरेस्टिंगली एक थ्योरी है जिसको अब आप इस तरह की बातें करके मेरे जहन में और जो है पुख्ता कर रहे हैं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मुझे फिलहाल बात ये कर रहा हूं कि पीएम हाउस में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सैकड़ों किस्म की बातें होती होंगी। मैं तो उस खर्चे का इजहार कर रहा हूं, क्या वो भी डार्क वेब पे मौजूद है? खुदा ना खास्ता अगर वो हो और वो लीक हो जाए तो फिर क्या होगा? किसके पास क्या मटेरियल है? मैं तो फिलहाल इस खर्चे का इजहार कर रहा हूं, अभी मैं कोई करप्शन वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, देखें, वो जो बात आप कर रहे हैं ना, देखें, फिर या तो फिर आप इस बात को ज़रा खोल के कर लें। देखें, मामला ये है कि इस किस्म की गुफ्तगू जिसका अब आपने इशारा किया है, वो देखें, वो फिर कोई जो है ना वो कोई प्राइवेट आदमी टेलीफोन हैक करके इस किस्म की जो है वो चीज़ मैनेज नहीं कर सकता, और ना ही कोई इतना गैर मोहतात होता है। वो जो मामला है, अगर वो ऐसा हुआ तो वो तो फिर लाजमी बात है कि वही लोग कर सकते हैं जो फिर वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी में जो है वो शामिल हैं।
तो ऐसे आदमी जो है वो ऐसा ज़िम्मेदाराना गैर ज़िम्मेदाराना काम ये तो वो तरीकों से कर हो सकता सकते है हैं ना, हमें राणा साहब। नुकसान पहुंचाने के लिए हो सकता है कोई बात जो है करके वो भी हो, सामने ले आए, और जैसे आप कह रहे हैं लेकिन कि- स्टेट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राणा साहब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई एक्सटर्नल फोर्सेज हो जिन्होंने फोन हैक कर लिया हो वजीर आजम साहब का, क्योंकि वो हर ऑडियो में वजीर आजम साहब की आवाज है। हो सकता है कोई बगिंग डिवाइस किसी ने लगा दी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं तो फिलहाल इस खर्चे का इज़हार कर रहा हूं कि और किस किस किस्म का मटेरियल होगा इसमें अवेलेबल। नहीं देखिए, आपने यानी जिस खदशे का इजहार किया है उससे तो मैं भी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ जी कि हमें जो है वो इसकी हकीकत तक पहुँचने के लिए इस प्रूफ का इंक्वायरी का रिज़ल्ट जो है उसे सामने आने के बाद जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे वसवसे, सारे अंदेशे, सारे खौफ और सारी जो है वो एप्रीहेंशन अपने ऊपर मुसलत करनी चाहिए। पहले ही हम हर चीज़ अपने ऊपर मुसलत करके बैठ जाएं, कल को बात कोई और निकले। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये मेरा ख्याल है कि अगले चंद दिनों में ये सारी चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी और ये मामला साफ हो मैं जरा जाएगा राणा कि साहब ये मुझे किस तरह इजाजत से दीजिए हुआ। कि मैं एक ब्रेक ले लूं और उसके बाद फिर मैं जरा उस मवाद पे बात करता हूं, कॉन्टेक्ट हूं जो इन ऑडियोज में मुबैना तौर पे वजीर आजम की ऑडियो है और वुज़रा की है, वो सुना जा सकता है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, ब्रेक में जाने से आप पहले कह रहे थे कि कोई इसमें ऐसा मवाद नहीं है जो कि हमारी पार्टी के लिए डैमेजिंग हो, गवर्नमेंट के लिए हो, बल्कि आप कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस साबित होती है। अब जरा बताइएगा ये कैसी गुड गवर्नेंस है कि मरीम नवाज साहिबा जो कि नायब सदर भी हैं और भतीजी हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, वो सिफारिश लगवाती हैं कि इंडिया से मेरे दामाद के लिए जो प्लांट है उसको इम्पोर्ट किया जाए, ग्रिड स्टेशन के लिए सिफारिश लगा रही हैं। और बाकायदा जो प्राइम मिनिस्टर के मुबैना तौर पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सुना जा सकता है, वो कहते हैं फ्लैग आएगा, हमें इसको ईसीसी में लेके जाना पड़ेगा, काबीना में लेके जाना पड़ेगा, ये ना करें। और वजीर आजम उस बात से इत्तफाक करते हैं। ये गुड गवर्नेंस की मिसाल है कि मरीम नवाज साहिबा सिफारिश लगवा रही है अपने दामाद के लिए। नहीं, मरीम नवाज साहबा को उनके सामने ला ने ये बात कही होगी कि जी मैंने एक प्लांट जो है वो इंडिया से जो है वो इंपोर्ट किया है जो कि आधा आ चुका है। अब पहले तो ये पता करें ना कि ये आधा जो है ये कब आया है, ये हमारी गवर्नमेंट के दौर में आया है या इससे पहले वालों के पहली गवर्नमेंट के दौर में आया है, जो कि आधा आ चुका है। तो अब मैं तो खुद ज़ाती तौर पे जो है वो अगर ये बात मेरे सामने हो तो मैं तो ये कहूँगा कि या तो उसे जो आधा रह गया वो मंगवाने की इजाज़त दें, या फिर जो आधा आ गया है इसको वापस भेजने की इजाज़त दें। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आधा आ गया तो आधा अब रोका जा रहा है। लेकिन चलें, मरीम नवाज साहबा ने अपने सामने ला की अपने बेटे की, तो वो राय जो है, आप मुझे बताएं कि इससे बढ़ के और गुड गवर्नेंस क्या हो सकती है। तो आप कह रहे हैं कि अगर शहबाज वज़ीर शरीफ आज़म साहब जो है वो अपने करीब तरीन जो रिश्ता है, जो उनकी बेटी है, उनकी बात को भी इस अंदाज से जो है वो खंगार रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं उसे समझाया जाएगा कि वो ये काम ना करें। हालांकि मैं अब इस बात का दावेदार हूं कि अगर वो प्लांट आधा आ चुका है तो या वो आधा जो रहता है उसे भगवाया जाए या फिर जो आधा आ गया उसे वापस भिजवाया जाए। राणा साहब, एक तो ये 2019 अगस्त में हमने इंपोर्ट बैन किया था जब कश्मीर का मामला हुआ था, एनेक्सेशन वाला मामला हुआ था, उस वक्त ये हुआ था। तो इसमें हो सकता है और भी ऐसे प्लांट्स हो जो कि आधे आ गए इंडिया से, बाकी ना आ सके, क्योंकि ये रियासती पॉलिसी थी कि हमने इंडिया से इंपोर्ट बैन कर दिया। दूसरी बात ये कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि इस ऑडियो में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम तो बड़े अच्छे बन के सामने आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं देखे फ्लैग आएगा, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मरीम नवाज के बारे में तासुर अच्छा नहीं पैदा हो रहा कि वो अपने दामाद के लिए ग्रिड स्टेशन के लिए और पावर प्लांट के लिए सिफारिश कर रही है। तो शहबाज शरीफ साहब तो इसमें हीरो बन के सामने आ रहे हैं, माजरत के साथ मरीम नवाज साहबा के हवाले से ये तासुर नहीं पैदा हो रहा। नहीं देखें अपना शहजाद साहब, हम ना टीवी एंकर हैं, ना हम सिर्फ प्रोग्राम करते हैं, हम सियासतदान हैं। हम रोज़ लोगों से मिलते हैं, हमारे अजीज़ भी हमें मिलते हैं, हमारे वोटर सपोर्टर हमें मिलते हैं, वो हमें काम कहते हैं, हम उनका काम जो है वो बिल्कुल, ये हमारी ड्यूटी है कि हम जो भी मुतलका ऑफिसर्स हैं, वो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, वो सेक्रेटरी FBR है, वो किसी और महकमे का है, हम उससे ये कहें। आगे ये उनका काम है कि अगर वो मेरिट पे बनता है तो उसको करें, अगर मेरिट पे नहीं बनता तो हमें वापस बताएं कि जनाब हम आपको किसी आपके प्यारे ने, आपके वोटर सपोर्टर, आपके हल्के के बंदे ने कहा है ये दुरुस्त नहीं है, और हमारा ये काम है कि अगर वो दुरुस्त ना हो तो हम अपनी सिफारिश को
वापस लें और उसके ऊपर जो चाहे है चाहे वो सिफारिश कोई प्रेशर मरियम नवाज साहिबा की दामाद की क्यों ना हो। दूसरी एक ऑडियो के हवाले से बात कर लेते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनको आप क्रेडिट देते हैं, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, मुश्किल फैसले किए और अब उनकी तब्दीली भी होने जा रही है, सागडा साहब गालिबन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, उनके हवाले से मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही है कि कुछ नहीं आता, टीवी पे बैठ के उल्टी सीधी बातें करते हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि 4 महीने से कह रहे हैं कि जो फैसला मैं करता हूं वो वजीर आजम इंडोर्स करते हैं, उनको सपोर्ट हासिल है वजीर आजम की, वो भी इसमें बात कर रहे हैं कि जो वो कर रहा है हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। डंडी मार दी है मिफ्ता इस्माइल ने और क्लियरली डंडी मारी है, ये वजीर आजम कह रहे हैं। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू आपके ख्याल में कोई गुड गवर्नेंस की मिसाल है? ये बिल्कुल एक जमहूरी और सियासी हुकूमत में ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। हुकूमत अगर एक फ़ैसला करती है और मेरी राय में वो फ़ैसला जो है वो पब्लिक एट लार्ज के मफादात के ख़िलाफ़ है, तो मैं अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ और मेरी राय का इजहार जो है वो उसे रोका नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब अगर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर पूरी अपोजिशन तनकीद करती है और लोग तनकीद करते हैं, तो अगर हम में से किसी ने कह दिया कि जनाब ये जो बिलों वाला मामला है ये आपने बड़ी ज़्यादती की है, तो इससे क्या उनको फ़र्क पड़ जाएगा? जी, हमें अपनी राय का इजहार करना चाहिए। और अगर मरियम नवाज साहिबा का ये ख्याल है कि उनके कुछ फैसलों की वजह से हमें पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा, तो इसमें गलत कौन सी बात है? राना साहब, मरियम नवाज साहिबा नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो कि काबीना हेड करते हैं, वजीर आजम है, उनकी गुफ्तगू की भी मैंने आपको बताया, वो भी कह रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रही। और बिलों का मामला हो उससे मिफ्ता इस्माइल साहब का ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला वजीर आजम का होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं होता है। तो अगर कोई कसूरवार है फिर इन मुश्किल फैसलों का, जिसकी वजह से आप हमें बताते हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, वो तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किए ना। तो फिर उनकी भी कहीं पे बैठ के कोई चुगली कर रहा होगा, उनकी भी पीठ पीछे कोई बात कर रहा होगा कि किस किस्म के फैसले ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अब देखें ना, ये बाद में जो 300 तक जो है वो एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो विड्रॉ किए गए हैं, ये पहले क्यों नहीं विड्रॉ किए गए? ये पहले ही हो जाने चाहिए, विड्रॉ हो जाने चाहिए थे। और दूसरा ये जो एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, ये 1 महीने में क्यों सारे लगा के मुझे भेज दिए जी? इनको 3 महीनों के ऊपर जो है वो आप तकसीम कर देते। ये सारी चीजें हमने खुद की हैं। तो मरियम नवाज साहब ने अगर बात कर दी और अगर किसी ने जो है वो टैप करके वो चला दी है, तो मेरा तो ख्याल है उसने हमारे हक में ही ये चलाई है। इससे कोई हमें नुकसान या इसमें कोई हमें इस बात की शर्मिंदगी नहीं है। हम वो फैसले, जिन फैसलों की वजह से पब्लिक एट लार्ज जो है वो इफेक्ट हुई है, उन फैसलों के मतलब हम आपस में बैठ के भी और एक दूसरे के बारे में भी ये कहते रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलती हुई है, इस गलती को आप जो है वो दुरुस्त करें। तो ये चीजें जो है ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट में होती रहती है। राना साहब, 2 ऑडियोज मैंने आपको बताई और दोनों पे आप कह रहे हैं कि इससे हुकूमत का फायदा है, हमारी गुड गवर्नेंस साबित होती है, वजीर आजम ने तो बड़ी अच्छी बात की है। ये कहां से लीक हुई है फिर राना साहब ऑडियो? अगर आप कह रहे हैं इसका फायदा ही हुकूमत को हो रहा है, आप परेशान भी नहीं है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, तो फिर तो तासुर ऐसा मिलता है कि आप तो खुश हैं कि ये ऑडियो लीक हो गई है। तो कहां से लीक हुई है ये ऑडियो फिर? नहीं, देखें, ऑडियो का होना जो है उसमें जो कंटेंट है उसके ऊपर जो बात मैं कर रहा हूँ, कोई इसके अलावा कोई और दूसरी राय जो है वो हो नहीं सकती, ना कोई जो है वो इसको इस तरह से ड्रैग कर सकता है। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि वो टैप किस तरह से हुई है, अगर एक बात ये है कि जी कोई टेलीफोन किसी का हैक हो गया या जो है वो इस किस्म का मामला हो गया, उसकी भी एक एहतियात और एक सीरियसनेस होगी। लेकिन उसमें और जो दूसरी बात आप कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब ये कह रहा हूं, प्रोब और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ सामने आएगी उसकी पोजीशन के मुताबिक हम एक्शन लेंगे। हर ऑडियो में शहबाज शरीफ साहब हैं, हर ऑडियो आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के हक में जा रही हैं, आपको कोई एतराज़ नहीं लग रहा है इन ऑडियो को लीक होने पे? तो मैं तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरे जहन में आप जो है वो डेवलप कर रहे हैं कि ये फिर लीक कौन कर रहा है, किसको फायदा हो रहा है और कौन खुश है इन ऑडियोज के लीक होने से, कि मैं तो इसमें बड़ा सुरखरू हो रहा हूँ, मेरी तो गुड गवर्नेंस साबित हो रही है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा। चले, मेरे पास मेरा जो स्टाफ है उसमें मुझे किसी दोस्त ने कहा कि जी उस एक आदमी की निशानदेही करके, तो उसने कहा कि जी ये तो पहले जो फार्मर वज़ीर दाखिला थे शेख रशीद, ये तो उसका बड़ा ख़ास आदमी है,
तो ये तो आपकी बातें जो है वो सारी जाके वो उन्हें बताएगा तो आप इसको हटा दें। मैं कोई ऐसी बात करता ही नहीं हूँ जो मुझे छुपाने की ज़रूरत हो। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल इस पर मजीद बात करेंगे मसाल में। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमने पूछा कि क्या वजीर खजाना अब इसहाक डार होंगे क्योंकि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उन्होंने कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया, लेकिन ब्रेक के दौरान ये खबर सामने आ चुकी है कि लंदन में जो नून लीग का इजलास था वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा नवाज शरीफ को दिया और ये कहा कि वजारत अमानत थी आपकी, आपने मुझे वजीर खजाना बनाया था, 4 माह मैंने भरपूर सलाहियत से काम किया, पार्टी और मुल्क से वफादारी निभाई। और नवाज शरीफ ने भी उनकी जो काविशें थी, उनकी जो कोशिशें थी, उसको अप्रिशिएट किया। और अब ये बात वाज़ेह है कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान के नए वजीर खजाना होंगे जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे। लंदन से ही दूसरी खबर है। अब से कुछ देर पहले ये वीडियोस सामने आई हैं कि मरियम औरंगजेब जो कि वजीर इत्तलात हैं, वो एक कॉफ़ी शॉप में मौजूद थी जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सपोर्टर्स ने उनको हरास किया, उनके साथ बदतमीजी की, आवाज़ें कसी, गालियाँ उनको दे रहे थे। और ये इस किस्म के मनाजिर हैं जो कि पहले बरतानिया में भी हम देख चुके हैं, पाकिस्तान में भी हुआ है। एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ था एक रेस्टोरेंट में इसी किस्म का वाकया, और उस वक्त भी हमने इसकी हौसला शिकनी की थी और ये बताया था कि एक वाज़ेह फ़र्क होता है, आपका इख्तियार है, आपका राइट है कि आप इज़हार राय करें अपनी, लेकिन पब्लिक प्लेस में किसी को गालियाँ देना, बदतमीजी करना, ये हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है, ये आपका राइट नहीं है। दिस इज़ नॉट राइट टू फ्रीडम और राइट टू स्पीच। तो ये दोनों इंसिडेंट अब हुए लंदन में, इस पर भी बात करेंगे। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा साहब। रऊफ़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये पिछले 24 घंटे से जो लीक्स का सिलसिला है, क्या माजी की तरह ऐसा ही है कि एजेंसीज टैप करती हैं और वो लीक हुए हैं, या आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है और कोई फ़ोन डिवाइसेस हैक हो गए हैं जिसकी वजह से ये डेटा सामने आया है जो कि मुबैना तौर पर PM हाउस का है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक इसका स्कैंडल है कि चलें आपके मेरे किसी और के फ़ोन हैक हो जाएं या किसी वज़ीर के हो जाएं, होते रहते, माजी में भी आए हैं, कुछ चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पूरे का पूरे सेक्रेटेरिएट का जहाँ पे वो बैठते हैं और सारी वहाँ पे आपकी डिस्कशंस होती हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे हेड्स ऑफ द स्टेट आते हैं, आपकी अपनी कैबिनेट बैठती है, मीटिंग्स होती हैं, आपका सारा डाटा जो गुफ्तगू हो रही है वो सारी वहाँ पे उसको हैकिंग कहें, टैपिंग कहें, क्योंकि कई तरीके हैं। आप इसको हैकिंग भी कह सकते हैं, वहाँ पे आपके बहुत से बगिंग भी हो सकती है, या फिर आजकल तो बड़ा आसान है, कोई टेलीफोन आपके साथ मौजूद है, टेलीफोन में से आप इसको आके बैठ के इसको वो भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो एम्बेरसमेंट है, सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट जो है ना शहजाद, आज तक ठीक है दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट्स के उनकी कोशिशें होती हैं उसके राइवल उनकी एजेंसीज़ की कि उनका हैकिंग करें। आपको याद होगा उन्होंने आके स्टोरी उन्होंने ब्रेक की थी, स्नोडन ने की थी कि उस वक्त ये अगर उसकी मर्कल थी, इसकी जर्मन चांसलर तो थी, तो उनका वहाँ नेशनल ये सिक्योरिटी एजेंसी थी जो अमेरिका की, उन्होंने हैक किया था टेलीफोन और बड़े अरसे तक वो किया रखा, उन्होंने वहाँ से चीज़ें लेते रहे थे। लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है, बल्कि पेगासस सिस्टम के मैं कहूँ इंडिया में बहुत बड़ा स्कैंडल आया था। इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया था पेगासस सिस्टम के हवाले से शायद कि इनका फ़ोन भी जो है वो कंप्रोमाइज़ हुआ था, शायद इंडियंस ने किया था। वहाँ इंडिया में अपोजिशन लीडर जो थे उनके किए गए थे। ये जो मेरा ख्याल उनका है, उनका सिस्टम इसराइल का जो सिस्टम आया था कि आप हैकिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह कॉल्स जो हैं। सो माजी में इस तरह की कोशिशें होती रही हैं, कामयाब भी हुई हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है और कहते हैं हर दफ़ा कोई एम्बेरसमेंट हमारे हिस्से में भी आनी होती बात किस्मती से कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अगेन जो ऑफिस है बग हुआ है या उसकी हैकिंग हुई है या सिक्योरिटी जो भी किया है उसको उन्होंने रिकॉर्डिंग करके वेब पे डाल दिया है और उसकी बिडिंग शुरू हो गई है। उस $3.5 लाख पे सेल है, वो सेल के लिए है। सो ये बहुत तो हमारे इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह साहब बड़े मुतमईन थे इस बात पे कि जो कंटेंट है वो उनकी पार्टी या हुकूमत के लिए डैमेजिंग नहीं है, लेकिन अगर वाकई ये मवाद वहां पर है तो उसमें और क्या मटेरियल होगा, क्या गुफ्तगू होगी, वी डोंट नो। नहीं, राना साहब के लिए ये सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट होनी चाहिए, ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए होने चाहिए। बेसिकली तो अगर देखा जाए तो ये उन्हीं की फेलियर बनती है ना, वजारत दाखिला का काम है ना कि वो उसको सिक्योर करें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को करना है आपने, अपने कैबिनेट को करना है, अपने मेन इदारे हैं आपके पास। अच्छा, फिर पूरी दुनिया इतनी खौफनाक डेंजरस हो चुकी है कि आपने उसके मुतबादल के तौर पर, काउंटर के तौर पर कौन से ऐसे आलात रखे हुए हैं, किस दुनिया के मुल्क से आप एक उस इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं कि अगर हैकिंग की जाए, साइबर अटैक्स किए जाए। आपको याद FBR का एक आया था कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह का स्कैंडल आया था और उसमें हजारों लाखों की तादाद में जो डाटा था वो कंप्रोमाइज्ड हुआ था। सो ये फ्री फॉर ऑल लगता है पाकिस्तान में, जिसका जब जी चाहे वो आके आपके टेलीफोन टैप हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं, फिर जैसे मैंने कहा वहाँ से डाटा जा सकता है। इससे बड़ी कोई एम्बेरसमेंट नहीं हो सकती कि दुनिया में हम उसको लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं। और राना साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। उन्हें तो आज सबसे ज़्यादा उन्हें एम्बेरसमेंट ये उनको फील करनी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा परेशान जो है आज राना साहब को होना चाहिए था कि मेरा इदारा है, मेरे अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मेरे अंदर ISI आती है, मेरे अंदर बहुत सारे इदारे हैं जिनका ये काम है
कि मैं सिक्योर करूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सिक्योर करूं, प्राइम मिनिस्टर को करूं। अगर उनकी एक्सेस यहां तक पहुंच गई है तो कल को तो आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड सिर्फ ब्रीच आपके टेलीफोन गुफ्तगू तक नहीं रहेगी, आपकी पर्सनल सिक्योरिटीज जो है किसी की भी मैं कह रहा हूं वो कंप्रोमाइज हो सकती है, आपका डाटा निकल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज करक में उन्होंने जलसा किया, कल रहीम यार खान में कहा था मैं प्लान बताऊंगा लाएमल के कब निकलना है, आप तैयारी पकड़ें। क्या कहे जरा सुन लीजिए, इसके बाद उसके बाद होगी। ये जो अब हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी और फैसला कौन होगी? अब राना सनाउल्लाह, अब कान खोल के सुन लो, इस बारी कप्तान पूरी प्लानिंग करके आएगा। मुझे तो पता है राना सनाउल्लाह ने क्या करना है, राना सनाउल्लाह को नहीं पता मैंने क्या करना है। कॉल तब दूंगा जो मेरे मुखालिफ हैं, जब वो समझेंगे कि इमरान खान पीछे हट गया। कॉल तब दूंगा जब मुझे पता होगा कि मेरी एक गेंद से तीनों की विकेटें गिरेंगी। वो जो कॉल होगी वो कॉल आखिरी कॉल होगी। प्रोफेसर साहब मुसलसल कह रहे हैं कि फाइनल कॉल दूंगा, अब तक फाइनल कॉल नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह है? कोई आगे उनको प्लान वाजे नहीं नजर आ रहा है कि लॉन्ग मार्च से भी कोई फायदा नहीं होना मेरा, ये वजह है? या आपके ख्याल में किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और वक्त से मेरी मुरादें कहीं से इशारे का इंतजार कर रहे हैं? मेरा ख्याल है जो इन्होंने पहले कॉल दी थी ना 25 मई वाली, वो बैकफायर कर गई थी। खान साहब उसके बाद थोड़े से आपका एतमाद जो होता है ना शैटर हो जाता है, आपके जो अलाइज हैं या आपके फॉलोअर्स हैं या आपकी पार्टी वर्कर हैं कि जितने पैशन के साथ आए थे, वो टाइम भी इनका ठीक नहीं था। मेरा ख्याल है जल्दी कॉल दे बैठे थे, हालांकि उन्होंने कहा था मैं 30 मई को दूंगा, और वर्कर बेचारे को जिस तरीके से तशद्दुद हुआ, उनके साथ ज्यादतियाँ हुई, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हमने बहुत सारी उस पर देखी, PTI के लोगों को मारा पीटा गया, जो कि उनके साथ ज्यादतियाँ भी हुई बहुत सारी। अब खान साहब शायद वो मोमेंटम गैदर नहीं करना उनसे आके हो नहीं पा रहा उस लेवल का, हालांकि उस मोमेंटम उन्होंने जनरेट किया था, लेकिन पंजाब में क्योंकि हुकूमत जो थी नवाज लीग की थी, लिया तो पंजाब से उनको सपोर्ट नहीं मिली। अभी भी मेरा ये ख्याल है, मैं ये उसमें कुछ थोड़ा सा कोई इन्फॉर्मेशन भी है कि इनको पंजाब से वो सपोर्ट चौधरी परवेज़ अली साहब नहीं दे रहे जो इमरान खान साहब को चाहिए। अगर आपने देखो पिछले दिनों में उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हक़ में कई सारे ट्वीट्स किए, इमरान खान साहब कोई और लाइन लिए हुए थे, इनकी पार्टी कुछ और लाइन लेके उसमें फिर रही थी, उन्होंने उनके हक़ में ट्वीट्स किए। और अभी भी इमरान खान साहब जो लास्ट वीक गए हैं वहाँ पर लाहौर में गए और अपने पार्टी के लोगों से इनकी बातचीत है, वहाँ से खबरें सामने आई हैं, तो उसके बाद तो पार्टी के अंदर भी उनमें एक उस परवेज़ अली साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो है ओपिनियन में डिफरेंसेस आ रहे हैं, या इसको रन कैसे करना है सूबे को, पॉलिसी क्या होंगी। सो मेन सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है परवेज़ अली साहब, वो अगर इमरान खान साहब को फुली सपोर्ट नहीं दे रहे, उनके साथ नहीं खड़े हुए, या वो लॉन्ग मार्च के हक में नहीं है, हुकूमत को फेडरल हुकूमत के खिलाफ वो प्रॉब्लम पैदा नहीं करना चाहते, या एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं जाना चाहते, तो इमरान खान साहब के लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त आ रहा है वो उनको पंजाब से आ रहा है। वो सपोर्ट शायद समझते थे कि हमारी हुकूमत आने के बाद शायद ज़्यादा सपोर्ट में होगा, ज़्यादा मेरे साथ एक उस आके चढ़ाई करने में आसानी रहेगी। और इनका वर्कर पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, मोस्टली जो मिडिल क्लास है शहरों की है, वो इनके साथ वोट के लिए देने को तो तैयार है, लाइन में लगने को सारा दिन तैयार है, इलेक्शन डे पे वोट भी देगा, इनको जीत भी जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, जिम्मे इलेक्शन जीते हैं, लेकिन वो डंडे खाने के लिए नहीं आने के लिए तैयार। वो कहते हैं डंडे शंडे जो है ना खान साहब, ये फिर हम इसलिए नहीं है, इनकलाब जो है डंडों के जरिए नहीं है ना, हम इनकलाब सॉफ्ट रेवोल्यूशन लेने के लिए आपके साथ हैं। सो खान साहब को वो फोर्स नहीं मिल रही कि जो पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस भी है, उसमें रेजिस्टेंस भी है कि चले सर कुछ अरसे की बात है। और फिर उन्होंने कह भी दिया है खान साहब ने, कोई कॉल शॉल वाला मामला नहीं है मेरा ख्याल है, जब उन्होंने कह दिया है कि मैं असेंबली में आने को तैयार हूं, और मैं अभी भी कहता हूं क्या हर्ज है ये उसमें कर लें, मतलब उसके साइफर पे इन्वेस्टिगेशन जो है इमरान खान साहब कह रहे हैं करवा ली जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक डेमोक्रेटिक उनकी डिमांड है, वो समझते मेरा रजीम चेंज किया, फलां प्लेयर शामिल थे, आप उनकी मान लें, डेमोक्रेटिक एक आपका सिस्टम है, कल्चर है, उसको आगे लेकर ब्रांच है हुकूमत को, उसको मेरा ख्याल है रिस्पॉन्ड करना चाहिए। खान साहब की कबूल करनी चाहिए। बात की बड़ा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बड़ा ग्रेसफुली हैंडल किया जो हरासमेंट की गई, लेकिन इंपॉर्टेंट खबर लंदन से ही भी है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस्तीफा दे दिया, साहब साहब नए वजीर खजाना होंगे। स्केपगोट बनाया है, ये आपके ख्याल में वाकई ये सोचे कि सावडा साहब बेहतर परफॉर्म करेंगे? मेरा ख्याल ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े कमज़ोर ये वज़ीर ख़जाना निकले, उनसे नहीं चला, उनको पहले दिन से वो ठीक है अनपॉपुलर फैसले के, उनका स्टेक पे कुछ नहीं था, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने वोट नहीं मांगना, उन्होंने जाके किसी को अकाउंटेबल नहीं होना, उनके मास्टर्स ने होना है। सो पहले दिन से जब आपका वज़ीर ख़जाना टीवी पे बैठ के रोना शुरू कर देगा, मैसेजिंग क्या जा रही होती है अगेन कि हम कितने वीक हैं, हमसे यहाँ पे आपकी डॉलर नहीं संभाला जा रहा, इकॉनमी नहीं संभाली जा रही, अब दुनिया के साथ हैंडल नहीं कर पा रहे। सो अगर मेरा ये ख्याल है वीक थे ये जो अगर मिफ्ता इस्माइल साहब थे, जो अथॉरिटी थोड़ी सी चाहिए, हो सकता है नॉलेज हो उनके पास, हो सकता है वो बड़े काबिल अपने आप को समझते हैं, लेकिन वो स्टैंडिंग नहीं, जो पाकिस्तान को ये चलाने के लिए जिस तरह का आपको यहाँ पे वो चाहिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, वो मेरा ख्याल मिफ्ता साहब की शख्सियत में, उनकी अप्रोच में वो चीज़ें नहीं थी। तो लिहाजा ये 4 महीने 6 महीनों में जो हशर किया है, उन्होंने डॉलर को देख लें,
तो उसके बाद उनका सही। बनता नहीं था कंटिन्यू करना। और उस नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल पहले दिन से खिलाफ थे। ये जो बैगेज था, इतना बड़ा पॉलिटिकल बैगेज था उनका मिफ्ता साहब का, मेरा ख्याल पार्टी उसको ये फर्दर अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ कुलासरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।